तो हमने सोचा कि सिंह राशि से जब हम प्रारंभ करेंगे तो क्यों ना हम नक्षत्रानुसार ही गोचरों को समझें। सीधे सीधे हम नक्षत्रानुसार गोचर को समझें। और वर्तमान में अगर हम गुरु ग्रह के गोचर की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में वह गोचर कर चुका है, यानी 28 अप्रैल को वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल पर हम लोग ज्योतिष शास्त्र के बारे में चर्चा करते हैं और लगातार हम उसी बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि अचानक अप्रैल माह में बड़े बड़े गोचर हुए। यानी कि सबसे पहले राहु केतु का गोचर हुआ, फिर गुरु का गोचर हुआ, फिर शनि का गोचर हुआ। ऐसे में हमारे पास में बहुत से लोगों ने एक डिमांड रखी, एक चाह रखी कि आप अपने तरीके से इन गोचरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। हालांकि गोचरों के बारे में बहुत अधिक हम कभी भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि गोचरों से लोगों को भ्रांतियां पैदा करना यह हमारा कार्य नहीं है। आपके अंदर भ्रांतियां पैदा होंगी कि फला गोचर से ये होगा, फला गोचर से वो होगा, यह सब हमारा कार्य नहीं है। जब भी गोचर की बात करते हैं तो हम कुंडली अनुसार ही गोचर को भी समझते हैं। यानी आपकी कुंडली में गोचर क्या कहता है, दशाएं भी देखनी होंगी, संबंधित ग्रह को भी देखना होगा, संबंधित ग्रह की स्थिति को देखना होगा। जिस घर में वो गोचर कर रहा है उस संबंधित ग्रह की स्थिति को देखना होगा, जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उस संबंधित ग्रह की स्थिति को देखना होगा, और जिस संबंधित नक्षत्र पद में गोचर कर रहा है उस संबंधित ग्रह की स्थिति को भी देखना होगा। तब हम गोचरों के बारे में कुछ स्पष्टतया समझ पाते हैं। लेकिन फिर भी एक सामान्य नियम बन गया है कि लोगों को गोचर के बारे में जानना है, तो हमने गोचरों के बारे में चर्चा प्रारंभ की। लेकिन गोचरों की चर्चा प्रारंभ करते करते, हमारे वीडियोस बनाते बनाते, गुरु का जो गोचर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में था, यानी मीन राशि के प्रथम चरण में था, वह निकल चुका है। हमने कर्क राशि तक, यानी कर्क लग्न तक के गोचरों को हमने इससे पूर्व समझ लिया है, और हमारे वह सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। फिर हमने थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि जो गोचर वर्तमान में चल रहे हैं, अब पूर्व में जो बीत गया उसके बारे में बात करना निरर्थक है। तो अभी गुरु ग्रह वर्तमान में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत चल रहा है। अब चूंकि कर्क राशि तक के जातकों के लिए हमने पूर्व में ही उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के अंतर्गत जो गोचर है वह बता दिए हैं, तो हमने सोचा कि सिंह राशि से जब हम प्रारंभ करेंगे तो क्यों ना हम नक्षत्रानुसार ही गोचरों को समझें। सीधे सीधे हम नक्षत्रानुसार गोचर को समझें। और वर्तमान में अगर हम गुरु ग्रह के गोचर की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में वह गोचर कर चुका है, यानी 28 अप्रैल को वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया। अब 29 अप्रैल को शनि का गोचर भी कुंभ राशि में हो गया, यानी कि गुरु यहां पर पापकर्तरी दोष के अंतर्गत आ गए, यानी पापकर्तरी फंस गए हैं। अब गुरु ग्रह की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जो कुछ भी वह देना चाहते हैं, वह इस समय अवधि में थोड़ी सी न्यूनता के साथ देंगे अवश्य, लेकिन थोड़ी न्यूनता के साथ देंगे। तो हमको यहां पर उसी स्थिति को समझना होगा। अब चूंकि हम नक्षत्र के चरणानुसार गोचरों की बात कर रहे हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गुरु ग्रह का गोचर 28 अप्रैल से लेकर 24 फरवरी 2023 तक रहने वाला है, यानी बहुत लंबे समय का गोचर है। इसी बीच में गुरु वक्री होंगे, वक्री होकर वह पुनः मार्गी होंगे, और इस समय अवधि में वह एक बार वक्री होकर बहुत पीछे तक जाने के बाद पुनः मार्गी होकर वापस आएंगे। तो हम सबसे पहले उन तिथियों को समझ लेते हैं जिन तिथियों में गुरु ग्रह विभिन्न चरणों के अंदर गोचर करेंगे। तो
तो अगर हम सबसे पहले समझें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो प्रथम चरण में गुरु ग्रह का गोचर होगा वह 28 अप्रैल को हुआ है और यह 15 मई तक चलने वाला है। उसके बाद में 15 मई से लेकर 4 जून तक वह द्वितीय चरण में गोचर करेगा। फिर 4 जून से लेकर 1 जुलाई तक वह तृतीय चरण में गोचर करेगा। 1 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर करेगा। अब यहां जो 25 अगस्त तक का समय है वहां वह 29 जुलाई को वक्रीय हो जाएगा, यानी कि 29 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ चरण में ही वक्रीय अवस्था में रहेंगे। फिर 25 अगस्त के बाद वह तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे और तृतीय चरण में 25 अगस्त से लेकर वह 23 सितंबर तक रहने वाले हैं। फिर 23 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक वह द्वितीय चरण में रहेंगे। फिर 19 अक्टूबर से लेकर 29 दिसंबर तक वह प्रथम चरण में गोचर करेंगे। अब चूंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर को पुनः मार्गी हो जाएंगे, यानी कि 24 नवंबर से लेकर 29 दिसंबर तक वह प्रथम चरण में ही मार्गी रहेंगे। फिर 29 दिसंबर को वह द्वितीय चरण में आएंगे, 29 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक। तो यहाँ 29 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी के मध्य शनिदेव पुनः कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे 17 जनवरी को। अब शनिदेव 12 जुलाई को वक्रीय होकर मकर राशि में आ गए थे, तो हम वहां भी जब वह वक्रीय होकर मकर राशि में आए और उनकी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी, तो वहां से हम जो देवगुरु बृहस्पति के गोचर का फल है उसमें थोड़ी सी तीव्रता समझेंगे, थोड़ा सा अच्छा समझेंगे, फलों में वृद्धि समझेंगे। और पुनः जब 17 जनवरी के बाद में शनिदेव कुंभ राशि में आ जाएंगे तो देवगुरु पुनः उसी अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि उनके ऊपर पापकर्तरी दोष लागू हो जाएगा, तो उनकी जो क्षमताएं हैं वह पुनः थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन जिस समय अवधि में देवगुरु वक्रीय रहेंगे उस समय अवधि में हम अलग अलग लग्नों के लिए उनके फलों को अलग अलग समझेंगे, क्योंकि देवगुरु जब किसी शुभ स्थान पर वक्रीय होंगे तो वहां पे शुभता में कमी ला देंगे, और जब किसी अशुभ स्थान पर वक्रीय होंगे तो वहां उनकी शुभता बढ़ जाएगी। इसलिए जहां जहां वह वक्रीय अवस्था में होंगे वहां हम उनके पाप घरों में होने के बावजूद, दुष्ट घरों में होने के बावजूद हम उनके अच्छे फलों की उम्मीद करेंगे। यहां हमने सारी तिथियों को समझ लिया। अब हम आगे तिथियों का कोई वर्णन नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा गोचर फलों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत जब गोचर को समझेंगे तो 28 अप्रैल से लेकर 24 फरवरी तक हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न या सिंह राशि, जैसा कि हम पूर्व में भी अपने वीडियोस में बता चुके हैं, आप लग्न और राशि दोनों से समझिए और दोनों का सामंजस्य देखते हुए अपने जीवन में उसके फलित की उम्मीद करें। दशाओं को भी समझें, स्थितियों को भी समझें। इससे पूर्व मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जो ज्ञान के वीडियोज़ हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। सिंह लग्न, सिंह राशि। जब हम सिंह लग्न और सिंह राशि की बात करेंगे, यहाँ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत जो गोचर होगा, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सिंह लग्न के लिए यह गोचर अष्टम भाव से हो रहा है। अष्टम भाव से यह अच्छे फल प्रदान नहीं कर रहा है। तो यहां उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब गुरु ग्रह का गोचर होगा, यानी जो कि हो चुका है 28 अप्रैल को, तो इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पूरी समयावधि में सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ाएं अधिक दिखाई दे रही हैं। यानी स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ अड़चनें, कुछ ना कुछ बाधाएं लगातार बन सकती है। जीवन साथी को लाभ प्राप्त होगा, लेकिन स्वयं के लाभों में थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन जीवन साथी को पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। संतान को लाभ प्राप्त होगा, संतान की उन्नति होगी, संतान से संबंधित फलों में हम अच्छी बातें कर सकते हैं। अगर हम विवाह की बात करें तो विवाह, जिन लोगों के विवाह होने वाले हैं उनके विवाह की चर्चाएं प्रारंभ हो जाएंगी। चर्चाएं प्रारंभ होगी, बहुत सी चर्चाएं विफल होंगी, बहुत सी चर्चाएं सफलता की ओर अग्रसर होंगी, और हो सकता है कि चर्चाएं विलंबित हो जाएं। चर्चाएं होंगी
लेकिन उनके रिजल्ट जो है वह विलंब से आने की उम्मीद बन जाए, क्योंकि यहाँ शनि सप्तम भाव का स्वामी बनता है और विलंब की बात हम सप्तम भाव से संबंधित, तो सप्तम भाव से संबंधित जो भी फल हम इस नक्षत्र गोचर काल में देखेंगे वह थोड़े विलंब से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उससे संबंधित चर्चाओं की बात तो कर ही पाएंगे। अब जब हम प्रथम चरण की बात करेंगे कि प्रथम चरण में जब गुरु ग्रह का गोचर हुआ, तो प्रथम चरण में हम सूर्य नवांश की बात करेंगे, यानी कि यह गोचर सूर्य के नवांश पर भी हो रहा होगा, और सूर्य यहाँ पर लग्नेश है, तो हम लग्न की बात करेंगे। तो हम यहाँ स्वास्थ्य की गिरावट की बात कर सकते हैं, तनाव और चिंता की बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अष्टम में गुरु है। तदुपरांत हम द्वितीय चरण की बात करेंगे, तो द्वितीय चरण में यह कन्या नवांश पर गोचर कर रहा होगा, और जब कन्या नवांश की बात करेंगे तो बुध की बात करेंगे, और जब बुध की बात करेंगे तो बुध यहाँ पर धनेश है और लाभेश है, तो हम धन और लाभ दोनों की बात करेंगे, यानी धन संचय की स्थिति भी अच्छी बन सकती है और लाभ की स्थिति भी बहुत अच्छी इस गोचर काल में बनने वाली है। गुण दृष्टि धन स्थान पर गुरु की है ही, तो हम यहाँ पर धन लाभ की बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट की बात भी हम कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे तृतीय चरण की। तृतीय चरण जिसका स्वामी शुक्र है, और यदि हम शुक्र ग्रह की बात करें तो वह यहाँ तृतीय भाव का स्वामी है, साथ ही साथ दशम भाव का स्वामी है, तो हम यहाँ पर कार्य क्षेत्र में समस्याओं की बात समझ सकते हैं, मेहनत में विफलताओं की बात समझ सकते हैं, मेहनत विफल हो सकती है। हम किसी भी गोचर को जब देखें तो उस ग्रह की स्थिति को भी कुंडली में अवश्य देखें, अगर वो बली अवस्था में है तो हम यहाँ अच्छे फलों की उम्मीद भी कर सकते हैं, लेकिन हम सामान्य तौर पर देखें तो यह कहीं ना कहीं मेहनत में जो आपको फल प्राप्त होने वाले हैं वह विलंब से प्राप्त होने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं चतुर्थ चरण की, जहाँ पर वृश्चिक नवांश है, तो वृश्चिक नवांश से हम मंगल की बात करते हैं, और जब मंगल को हम इस लग्न में देखते हैं तो यहाँ मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है, साथ ही साथ भाग्य भाव का स्वामी है, तो हम यहाँ भाग्य की उन्नति की बात इस चरण के गोचर काल में करेंगे। भाग्य में उन्नति के साथ साथ हम यहाँ भूमि, भवन, वाहन, इन सब से सुख की बात भी इस चरण में करेंगे, क्योंकि नवम दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर गुरु ग्रह की पड़ रही है। हम दृष्टियों से तो अच्छे फलों की उम्मीद करेंगे ही करेंगे, तो भूमि, भवन, वाहन के क्षेत्र में भी हम सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के लिए सुख की बात कर सकते हैं। और चूंकि भाग्येश भी है मंगल, तो यहाँ हम भाग्य में उन्नति की बात भी करेंगे, धर्म की ओर रुझान की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या लग्न, कन्या राशि वालों के लिए। कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर सप्तम भाव से हो रहा है। सप्तम भाव की बात करते हैं तो विवाह की बात करते हैं, और गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, तो भूमि, भवन, वाहन के सुख की बात भी इस गोचर काल में करेंगे। फिर जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करते हैं तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि है, और शनि यहाँ पर पंचम और छठे भाव का स्वामी है, तो हम संतान के सुख की बात करेंगे, संतान से सुख की बात करेंगे, घर के वातावरण के सुखद होने की बात करेंगे। हम उन जातकों के विवाह की बात भी करेंगे जिन जातकों की उम्र विवाह के योग्य है। हम यहाँ कार्यक्षेत्र में सफलता की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता की बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ जातकों के साथ में कुछ पीड़ाएं देखेंगे स्वास्थ्य संबंधित, यानी कि बहुत छोटी छोटी पीड़ाएं होंगी, लेकिन वह थकावट वाली बात आ जाएगी, हाथ पैरों में दर्द रहना, यह सब बातें आप इस गोचर काल में जातकों के साथ में देख सकते हैं, और वह पूरे गोचर काल की उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के गोचर काल की हो रही है। और जब हम प्रथम चरण की बात करेंगे, यानी कि जहाँ सूर्य के नवांश है वहाँ की बात करेंगे, तो हम यहाँ सूर्य व्ययेश है तो व्यय बढ़ने की बात करेंगे। विदेश से संबंध की बात करेंगे, विदेश से संबंध जुड़ सकता है या विदेश यात्रा के योग बन सकती है। जब हम द्वितीय चरण की बात करेंगे, द्वितीय चरण में बुध की ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी कि बुध का नवांश है। बुध यहाँ इस लग्न के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो यहाँ लग्नेश है और दशमेश है, तो हम कार्यक्षेत्र में सफलता की बात यहाँ भी समझेंगे। कार्यक्षेत्र में सफलता होगी, ख्याति प्राप्त होगी, नाम होगा, कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, कार्यक्षेत्र के विस्तार की बात करेंगे। फिर हम तृतीय चरण की बात करेंगे। तृतीय चरण में तुला नवांश की बात करते हैं, तो तुला नवांश के शुक्र की बात करते हैं, और शुक्र इस लग्न में धनेश है, और धनेश होने के साथ साथ वो भाग्येश भी है, तो हम भाग्य में वृद्धि की बात करेंगे, आय में वृद्धि की बात करेंगे, धन संचय की बात करेंगे। हम धन व्यय की बात करेंगे, लेकिन धन लाभ अधिक होगा। धन लाभ लगातार होता रहेगा, लेकिन धन संचय में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। कहीं निवेश करते समय थोड़ा सा आप सावधान रहिए, निवेश करने में समस्याएं हो सकती हैं।
जब हम चतुर्थ चरण में गोचर की बात करते हैं तो चतुर्थ चरण में हम वृश्चिक नवांश की बात करते हैं। वृश्चिक नवांश का स्वामी मंगल है और मंगल यहाँ पर तृतीयेश और अष्टमेश है। हम यहाँ चोट चपेट की बात कर सकते हैं, किसी प्रकार के घाव की बात कर सकते हैं, किसी एक्सीडेंट की, दुर्घटना की बात कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि तृतीय भाव का स्वामी भी मंगल है तो यहाँ पर हम पराक्रम बढ़ने की बात करते हैं, बल बढ़ने की बात करते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से, तनाव की दृष्टि से यह काल अच्छा नहीं रहने वाला है। तनाव बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य में पीड़ाएं हो सकती हैं। फिर हम बात करेंगे तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए यह गोचर किस प्रकार का रहने वाला है। तो चूंकि तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए यह गोचर छठवें भाव से हो रहा है। रोग, ऋण, शत्रु की बात करते हैं। अब इस लग्न में गुरु सर्वथा अकारक ग्रह है, क्योंकि यहाँ तृतीय और छठे दोनों भावों का स्वामी है। छठे भाव में संघर्ष बढ़ जाता है, संघर्ष अधिक होगा, मेहनत अधिक होगी तो फलों की उम्मीद भी अच्छी की जा सकती है। और गुरु यहां बैठकर अच्छे फलों को देने की बात करता है। जब हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गुरु के गोचर को देखते हैं तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गुरु के गोचर की बात करें तो शनि यहां पर पंचमेश है और चतुर्थेश है। तो यानी कि तुला लग्न में शनि पूर्ण योग कारक ग्रह है, अच्छे फलों की उम्मीद हम शनि से करते हैं। तो यहाँ शनि के नक्षत्र में जो गोचर हो रहा है वहां हम अच्छे फलों की ही उम्मीद करेंगे। तो पंचम भाव से संबंधित अच्छे फल प्राप्त होंगे, यानी कि संतान से सुख, संतान को सुख, प्रेम में सफलता, ज्ञान की बढ़ोतरी, ज्ञान के क्षेत्र में सफलता, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, संघर्ष, प्रतियोगिता, इन सभी क्षेत्रों में सफलता इस पूरे गोचर काल में प्राप्त होने वाली है। भूमि, भवन, वाहन का सुख भी इस गोचर काल में प्राप्त होगा, लेकिन स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं इस गोचर काल में रहने वाली हैं। वह समस्याएं छोटी मोटी ही रहेंगी क्योंकि गुरु स्वयं वहां बैठे हुए हैं। गुरु समस्या देंगे भी और समस्याओं का हरण भी करेंगे। इस गोचर काल में शत्रु बढ़ेंगे, लेकिन शत्रु परास्त भी होंगे, शांत हो जाएंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है इस गोचर काल में उन्हें नौकरी प्राप्त होने के, रोजगार प्राप्त होने के सुअवसर प्राप्त होंगे। अब हम चरणानुसार जब बात करते हैं तो पहले सूर्य का नवांश आता है, यानी प्रथम चरण में सूर्य का नवांश आता है और सूर्य इस लग्न के अंतर्गत लाभेश है। तो हम लाभ की बात करेंगे, धन लाभ होगा, आय में बढ़ोतरी होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। यह इस नक्षत्र चरण के गोचर काल की बात है। फिर उसके बाद में कन्या नवांश की बात करेंगे, यानी द्वितीय चरण की बात करेंगे तो वहां बुध की ऊर्जा आती है। बुध की ऊर्जा में हम व्यय की बात करेंगे, क्योंकि व्ययेश है, व्यय की बात करेंगे, व्यय अधिक होगा। साथ ही साथ भाग्येश है तो भाग्य की उन्नति होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, यानी भाग्य साथ देगा। धर्म की ओर रुझान बढ़ेगा, विदेश से संबंध बनेंगे, विदेश से लाभ प्राप्त होंगे। विदेश या परदेश, आप इसे दोनों स्थितियों में समझ सकते हैं। विदेश का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंट्रीज नहीं होता है, स्वयं के देश में भी यदि आप एक लंबी दूरी से कोई व्यापार कर रहे हैं, लंबी दूरी से कोई संबंध बना रहे हैं तो वह संबंध भी लगभग विदेश जैसा ही होता है। फिर हम बात करते हैं तृतीय चरण की, जहां पर हमें तुला नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि शुक्र की ऊर्जा प्राप्त होती है। शुक्र यहाँ पर लग्नेश है और साथ ही साथ अष्टमेश है। तो हम रोगों की वृद्धि की बात कर सकते हैं, तनाव, चिंता, इन सब की बातें कर सकते हैं। यानी कि इस नक्षत्र चरण के गोचर काल में तनाव और चिंताएं बढ़ सकती हैं, रोग बढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाम और ख्याति बढ़ सकती है। हम किसी भी गोचर को देखने के लिए पहले ही आपसे कहते हैं कि आप उन ग्रहों की स्थिति को भी अपनी कुंडली में अवश्य देखें, तभी गोचरों को अपने जीवन में फलित माने और उसी प्रकार से फलित माने। फिर हम बात करते हैं तो चतुर्थ चरण की। चतुर्थ चरण यहाँ पर हमें वृश्चिक नवांश प्राप्त होता है। वृश्चिक नवांश में हमें मंगल की ऊर्जा प्राप्त होती है। मंगल यहाँ पर धनेश है और सप्तमेश है। तो यहाँ हम धन लाभ की बात करते हैं, लेकिन जीवन साथी के साथ मन मुटाव की बात कर सकते हैं। मन मुटाव बढ़ सकता है क्योंकि इस गोचर काल में मंगल की जब बात करते हैं, मंगल सप्तमेश है लेकिन साथ ही साथ वह धनेश भी है। तो धन लाभ की हम बात कर सकते हैं, धन संचय की बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि गुरु यहां पर 12वें भाव में बैठा हुआ है सप्तम से, वहां हम जीवन साथी से थोड़ी समस्याओं की बात समझ सकते हैं। अंततः हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस गोचर को किस प्रकार समझेंगे। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर पंचम भाव से हो रहा है, ज्ञान के भाव से हो रहा है, संतान के भाव से हो रहा है,
प्रेम के भाव से हो रहा है तो प्रेम संबंधों की बात कर सकते हैं, संतान के सुख की बात कर सकते हैं, संतान से सुख की बात कर सकते हैं, ज्ञान के सुख की बात कर सकते हैं, ज्ञान से सुख की बात इस पूरे गोचर काल में हम कर सकते हैं। अब चूंकि यहां पर गुरु धनेश भी है तो धन लाभ की बात भी हम इस पूरे गोचर काल में समझेंगे। जातक को इस पूरे गोचर काल में धन लाभ की स्थितियां बनने वाली हैं। अब चूंकि हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि यहां पर तृतीयेश और चतुर्थेश है, तो हम पराक्रम बढ़ने की बात करेंगे, मेहनत बढ़ने की बात करेंगे और उस मेहनत के फल की बात भी करेंगे। भूमि, भवन, वाहन, इन सब सुखों की बढ़ोतरी की बात करेंगे। हाँ, घर के वातावरण में थोड़ी सी कलह का वातावरण हो सकता है, तो उसे थोड़ा सा समझना होगा, वहां थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के कलह में स्वयं को लिप्त ना करें। गोचर बहुत अच्छा जाएगा, तो धन आगमन की दृष्टि से यह गोचर बहुत अच्छा है, संतान की उन्नति की दृष्टि से यह गोचर बहुत अच्छा है, ख्याति प्राप्त होगी, नाम बढ़ेगा, ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी होगी और सुख में बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिला के वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर काल, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का गोचर काल बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं चरणानुसार। तो प्रथम चरण में सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है और सूर्य यहाँ पर दशमेश है, तो कार्य क्षेत्र में सफलता की बात करेंगे, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी की बात करेंगे, कार्य क्षेत्र में विस्तार की बात करेंगे। फिर हम द्वितीय चरण की बात करते हैं, तो द्वितीय चरण यहाँ कन्या नवांश का है। कन्या नवांश यानी कि बुध की ऊर्जा। और बुध की हम बात करेंगे तो बुध यहाँ पर अष्टमेश है और लाभेश है, तो हम थोड़ी तनाव, थोड़ी चिंता, इन सब की बात करेंगे, थोड़ी सी समस्याओं की बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम धन के लाभ की बात करेंगे, आय में वृद्धि की बात करेंगे, आय के स्रोतों को बढ़ने की बात करेंगे। इस गोचर काल में जातक के साथ में यह स्थितियां आ सकती हैं। फिर हम तृतीय चरण की बात करेंगे, तो तृतीय चरण में हमें तुला नवांश की ऊर्जा प्राप्त होगी और तुला नवांश के लिए हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र यहां पर सप्तमेश है और साथ ही साथ द्वादशेश है, तो हम व्यय बढ़ने की बात करेंगे। अब चूंकि आय बढ़ेगी तभी तो व्यय बढ़ेगा, तो व्यय बढ़ने की बात करेंगे। सप्तम भाव से हम यहां पर थोड़ी सी समस्याओं को समझ सकते हैं, लेकिन जीवन साथी से प्रेम में प्रगाढ़ता इस गोचर काल में आ सकती है। जीवन साथी के साथ यदि कोई समस्याएं चल रही हैं तो उन समस्याओं का समाधान भी इस गोचर काल में प्राप्त होने वाला है। प्रेम में सफलता प्राप्त हो, तो यहां इस गोचर काल में हम विवाहों की बात भी करेंगे। तो जो जातक अविवाहित हैं उनके विवाह होंगे, प्रेम में सफलता मिलेगी, प्रेम विवाह हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव से संबंध भी है गुरु का, तो प्रेम विवाह की बात भी हम इस गोचर काल में कर सकते हैं। प्रेम विवाह होंगे, विवाह तो होंगे ही होंगे, लेकिन व्यय बढ़ेगा। व्यय बढ़ने के साथ साथ जीवन साथी से जो मतभेद है वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र है, इसलिए हम बहुत सी अच्छी बातों को भी समझेंगे और थोड़ी सी बुरी बातों को भी समझेंगे। फिर हम बात करते हैं चतुर्थ चरण की, जहां पर वृश्चिक नवांश प्राप्त होता है। वृश्चिक नवांश से हमें मंगल प्राप्त होता है, और जब हम मंगल की बात इस लग्न में करते हैं तो यहाँ लग्नेश है, साथ ही साथ षष्ठेश है, तो हम रोगों की बात कर सकते हैं। छोटे मोटे रोग जातक के जीवन में आ जा सकते हैं, रोग बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ नाम, ख्याति, यश, यह सब प्राप्त हो सकता है। ऋण इस गोचर काल में प्राप्त हो सकता है या ऋण चुकने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यहाँ हमने सिंह लग्न से लेकर वृश्चिक लग्न तक के जातकों के लिए गुरु के गोचर को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत समझा है। तिथियों की बात हमने वीडियो के प्रारंभ में ही कर ली। तो जब बीच में गुरु वक्रीय होगा, यानी चतुर्थ चरण से प्रथम चरण की ओर चलना प्रारंभ करेंगे, इसी मध्य शनि भी वक्रीय होकर मकर राशि में चले जाएंगे। गुरु के वक्रीय होने का समय बाकी है, यानी कि हम 12 जुलाई से 29 जुलाई तक देखेंगे, वहां पर हम गुरु के बहुत अच्छे फलों की उम्मीद करेंगे। उन्हें जब शनि मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो हम वहां पर थोड़ी सी समस्याएं बढ़ती हुई देखेंगे, और 24 नवंबर को यह गोचर यानी कि गुरु का गोचर पुनः मार्गीय अवस्था में आ जाएगा। तो जब मार्गीय अवस्था में आएगा तो इस गोचर के फलों को बहुत अच्छा समझेंगे। जब शनि पुनः मार्गी होकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वहां गुरु के फलों की हम न्यूनता समझेंगे। अब सिंह राशि के अंतर्गत गुरु अष्टम से गोचर कर रहा है। जब अष्टम से गोचर कर रहा है तो हम वक्री अवस्था में उसके अच्छे फलों की उम्मीद कर लेंगे। इसी प्रकार तुला लग्न में गुरु छठे भाव से गोचर कर रहा है। यहां भी गुरु जब वक्र होगा तब हम उसके अच्छे फलों की उम्मीद ज़्यादा करेंगे।
हमको गोचरों को समझने के लिए थोड़ा सा गहराई में उतरना होगा। अपनी कुंडली खोलिए, कुंडली में संबंधित ग्रहों की स्थितियों को भी देखिए, अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है। संबंधित ग्रहों के जो दशाएं हैं उन्हें भी देखिए, तभी आप गोचरों को सही ढंग से अपने जीवन में फलित समझ सकते हैं। ज्ञान गहरा है, आवश्यकता गहराई की है। हमने यहाँ जो भी जानकारी आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई है, यदि वह आपको लगता है कि सटीकता के नज़दीक है, गहराई को छूती हुई है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जो ज्ञान के वीडियोज़ हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम गुरु ग्रह के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के गोचर को धनु लग्न से लेकर मीन लग्न तक के जातकों के लिए समझेंगे कि उनके लिए यह गोचर किस प्रकार का रहने वाला है और किस प्रकार के फलित उन्हें प्राप्त होने वाले हैं। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभम